क्यों ये कहा जाता है कि नारी के पास वो ताकत है प्रभाव डालने की? वाई द वुमन? वाई? वाई द वुमन हैज एन इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी? वाई? क्यों ये कहा जा रहा है? कौन सी शक्ति है हमारे पास? अच्छा, मतलब सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कौन ये सोचता है कि सहन शक्ति नारी में ज्यादा होती है? कंपैशन ज्यादा होता है? यस? नो, नो, नो। सोल के संस्कार हैं, वो आत्मा नारी के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता है। यू कैन फाइंड अ वुमन हु हैज जीरो टॉलरेंस पावर, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड यू कैन हैव अ मैन हु हैज ट्रमेंडस टॉलरेंस पावर। ये कभी भी जनरलाइज नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये हर एक आत्मा के संस्कार होते हैं, जेंडर के संस्कार नहीं होते हैं ये। जिसका जैसा संस्कार, तो कोई आत्मा में सहन शक्ति ज़्यादा है, कोई आत्मा में सहन शक्ति कम है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ द बॉडी। ये अलग बात है कि सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या सिखाया? चुप रहो। तो चुप रहना इज नॉट सहन शक्ति। मुख से चुप रहे और अंदर से बोलते ही गए, बोलते ही गए, बोलते ही गए, दिस इज नॉट कॉल्ड सहन शक्ति। तो सोशल कंडीशनिंग ने हमें क्या कहा? चुप रहो। तो हम चुप रहे। कहाँ से चुप रहे? यहां से चुप रहे। अंदर रोते गए, अंदर रोते गए, अंदर अपने आप को विक्टिम फील करते रहते हैं। बेचारी मैं, मुझे ही कितना सहन करना पड़ता है। दिस इज नॉट सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स जिसके अंदर फिर एक भी नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, दैट इज सहन शक्ति। उसने सहन कर लिया, मतलब एडजस्ट कर लिया। फुल स्टॉप यहाँ, फुल स्टॉप यहाँ नहीं, फुल स्टॉप यहाँ नहीं। तो ये कोई भी गलत फहमी में नहीं होना चाहिए कि हमारी सहन शक्ति जरा बाकियों से थोड़ी ज़्यादा है। जिसने डिसाइड कर लिया वो अपनी सहन शक्ति को क्या करना शुरू करेगा? यस। दो चीज़ें हैं जो नारी करती है जिसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। एक, नारी बच्चे को जन्म देती है। 9 months आप एक आत्मा को अपने गर्भ में रखते हैं और उस 9 months में उस बच्चे के संस्कार बन जाते हैं। ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है? ये वो वाला कर्म है जो सिर्फ कौन कर सकता है? So the power to influence the संस्कार of the individual, चाहे वो बच्चा आगे बेटा है या बेटी है, doesn't matter, लेकिन the power to influence the संस्कार of the individual only lies with the mother in those 9 months. अब वो 9 months में अगर मदर अशांत है, परेशान है, डरी हुई है या दुखी है, तो वो वैसे बच्चे के संस्कार बनेंगे। और वो 9 months में अगर वो माँ पीसफुल है, हैप्पी है, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट है, एडजस्टमेंट पावर हाईएस्ट है, तो फिर उस मदर का बेटा हो या बेटी हो, इट डज नॉट मैटर, टॉलरेंस पावर हाईएस्ट होगी उस बच्चे की। तो प्रभाव किसने डाला? माँ ने डाला। दो चीज़ें हैं। एक, माँ उस बच्चे को 9 महीने गर्भ में रख के अपने संस्कारों का प्रभाव डालती है। आज समाज में जो कुछ हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल किसी का बच्चा है। हर एक इंडिविजुअल, डजंट मैटर मैन और वुमन, इज समवन्स चाइल्ड। इट्स समवन्स चाइल्ड। बहुत स्टडी हो रही है इस बात पे कि जो हम चीज़ 30, 40, 50 साल बाद भी करते हैं, या जो हमारी साइकोलॉजी बनती है, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, बहुत सारा कुछ उस 9 महीने में हो गया था।
विच मीन्स उस 9 महीने में अगर किसी की जीवन बड़ी उतार चढ़ाव वाली रही और उस वजह से उसका मन भी बड़ा ऊपर नीचे रहा, तो हो सकता है उसके बच्चे का मन भी थोड़ा सा, क्योंकि डायरेक्ट प्रभाव। हम सब ने अभिमन्यु की कहानी सुनी ना, तो अभिमन्यु ने सिर्फ वो एक कहानी नहीं सुनी थी। वो कहानी हमें क्यों सुनाई जाती है? ताकि हमें समझ में आ जाए कि माँ के गर्भ में जो वो बच्चा है, वो माँ की हर बात जो वो सोचती है, बोलती है, सुनती है, देखती है, पढ़ती है, वो सब कुछ सोल वोम्ब में सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है। अब पहले के समय में इजी था कि वो 9 मंथ्स में मदर की लाइफ कैसे हुआ करती थी? इजी इजी, हैप्पी हैप्पी रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छा अच्छा करो, इजी इजी जीवन थी। फिजिकल मेहनत हो सकती थी लेकिन इमोशनली इजी थी, है ना। और घर वालों को भी क्या बोला जाता था? इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, इसको खुश रखो, क्योंकि वो एक्चुअली किसको खुश रख रहे थे? तो मदर खुश रहे तो बच्चा इज बॉर्न इमोशनली स्ट्रॉन्गर, mentally stronger if the mother is very powerful and happy during those 9 months. क्यों? क्योंकि उस 9 महीने में जब आत्मा गर्भ में है, उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। इट इज़ लाइक एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है उस टाइम, क्योंकि वो आत्मा का नए शरीर से अभी वो अटैचमेंट नहीं हुआ है। 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक बच्चे के ऊपर पेरेंट का प्रभाव हाईएस्ट है। धीरे धीरे हमारा प्रभाव क्या होने लगता है? कम होने लगता है, लेकिन हाईएस्ट प्रभाव इज इन दोज 9 मंथ्स। इसीलिए वुमन इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी द मोस्ट, क्योंकि वुमन इज गिविंग बर्थ टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। तो वो 9 महीने, अब जब समाज बदला एंड मेजॉरिटी मदर्स उस 9 महीने में वर्क पे जा रही है, एंड विच इज ऑल्सो फाइन। फिर डॉक्टर्स ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट डे तक काम पे जाओ। तो बहुत सारी मदर्स लास्ट डे तक काम पे जा रही हैं, बहुत सारी मदर्स काम से ही हॉस्पिटल जाती हैं सीधा, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम करते हुए साथ में टेंशन, साथ में एंजाइटी, साथ में एंगर, साथ में जेलसी, साथ में उस जगह में कोई चल रही हैं बातें, साथ में गॉसिप, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उस बच्चे ने 9 महीने में वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। हम तो 9 महीने काम कर रहे थे, काम करते 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 उस बच्चे ने क्या कुछ अब्सॉर्ब कर लिया। फिर वो एक फेज आया, अब एक फेज आया कि हमारे हाथ में फ़ोन है, तो वो मदर 9 महीने क्या अब्सॉर्ब कर रही है। ये सब बहुत फनी लगता है ना, बट दैट इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज अफेक्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन। एक समय था जब वो मदर को कहा जाता था देवी देवताओं की फोटो लगाओ, सिर्फ वो ही देखो, और क्या बोलते थे? श्री कृष्ण की फोटो देखोगे तो बच्चा कैसा आएगा? अब क्या देख रहे हैं? अब क्या देख रहे हैं? देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो जो देखेंगे बच्चा वैसा आएगा। तो फिर ये जिम्मेवारी किसकी है? मदर। सो यू हैव टू टेक दिस टू एवरी वुमन इन सोसाइटी एंड नॉट टेक इट व्हेन दे आर ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स, बट टेक इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज आपकी बेटियां हैं, कॉलेज में हैं, वो कैसा जीवन जी रही हैं, अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनल हेल्थ किसी मदर की आप उस 9 मंथ्स में नहीं चेंज कर सकते आप सडनली। किसी का अगर गुस्से का संस्कार है, उसको आज पता चले कि वो प्रेग्नेंट है, वो थोड़ा गुस्सा छोड़ देगी एक दिन में, ऐसा नहीं होगा। तो हमें कब से ध्यान रखना पड़ेगा? तो हर एक सोल को ध्यान रखना है अपने संस्कारों का, लेकिन वुमन का इम्पैक्ट दूसरे पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो फिर जिम्मेवारी, जहाँ पावर मिलती है वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। एक पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।
तो फिर हमारा खाने का तरीका, पीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन जीने का तरीका सिर्फ हमारा नहीं है. इट इज नाउ गोइंग टू बिकम द पर्सनालिटी ऑफ अ नेक्स्ट इंडिविजुअल. और वो नेक्स्ट इंडिविजुअल कल का समाज है, कल का समाज है. सो एज अ गर्ल वी कैन नॉट से ओ इट्स माई लाइफ, आई कैन डू एनीथिंग. मैं कुछ भी खाऊं, कुछ भी पीऊं, क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरी जीवन है. फिर वो सिर्फ मेरी जीवन नहीं है, वो सिर्फ मेरी जीवन नहीं है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ वुमन, बट फिर साथ साथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमन. अगर पावर है तो जिम्मेवारी भी है. दूसरी चीज, क्यों नारी का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? क्योंकि मेजॉरिटी घरों में इट इज द वुमन हु इज कुकिंग फॉर द फैमिली. मेजॉरिटी, नॉट ऑल, मेजॉरिटी घरों में इट्स द वुमन हु इज कुकिंग फॉर द फैमिली. जो खाना बनाएगा उसका प्रभाव खाने वालों पर पड़ जाता है. द easiest way to influence somebody and to influence somebody's sanskars and mind is to cook for them. प्रसाद खाते हैं, क्यों प्रसाद इतना इंपॉर्टेंट लगता है? क्योंकि प्रसाद किस स्थिति में बनाया गया? खाना कैसे बनता है, प्रसाद कैसे बनता है? मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में प्रसाद कैसे बनता है? कौन सी भावना से बनता है? परमात्मा की याद में बनता है, सेवा भाव से बनता है, सेवा भाव से बनता है. जितना हम उस एनर्जी का बना हुआ खाना खाएंगे, हमारा माइंड कैसा होगा? इसीलिए लोग कहते हैं प्रसाद चाहिए, मुझे प्रसाद, मेरे लिए भी प्रसाद लेकर आना. वॉट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दैट प्रसाद? वो भी तो हलवा है, वो भी तो लड्डू है, वो भी तो पेड़ा है, बट वो प्रसाद है. तो कोई दूर भी जा रहा होता है, हम कहते हैं मेरे लिए प्रसाद लेकर आना. क्यों उससे मंगवा रहे हैं दूर दूर से प्रसाद? क्या है उसके अंदर? क्या है उसके अंदर? उसके अंदर वाइब्रेशंस हैं. उसको खाने से क्या होगा? उसको खाने से क्या होगा? खाने वाले का मन उस वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगा. अब प्रसाद तो कितना खाएंगे सारा दिन में? प्रसाद कितना खाएंगे सारा दिन में? रोज तो प्रसाद मिलता भी नहीं है, लेकिन अगर रोज भी मिल जाए तो कितना प्रसाद खाएंगे सारा दिन में? इतना सा. बाकी खाना. अब हमारे पास ये पावर है कि हम घर में बनने वाले सारे खाने को प्रसाद बना दें. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम खाना बनाएं. जितना जितना हमने खाना बनाना कम कर दिया, हमारा प्रभाव घटना शुरू हो गया है. क्योंकि हम धन कमा रहे थे, तो हमने सोचा धन कमा लिया तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? आई कैन पे somebody टू कुक. नो. सो वी स्टार्टेड पेइंग पीपल टू डू थिंग्स फॉर अस, एंड विच वॉज फाइन. काम हो रहा था, खाना बन जाता था, विच इज ऑल्सो फाइन. हम खुश होते थे, मेरे परिवार ने खाना खा लिया, लेकिन उसमें मेरी वाइब्रेशंस नहीं थी, मेरी पावर टू इन्फ्लुएंस माई फैमिली नहीं थी. तो आई स्टार्टेड गिविंग अप माई पावर. तो सबसे पहली बात तो, अगर हम अपने घर में शांति लाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को 3 टाइम अपने हाथ से खाना बना के खिलाना पड़ेगा. Nothing is going to come for free. Everything has a little effort in it. हम वो जनरेशन है जिसमें मेजॉरिटी हमने अपनी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाया 3 टाइम. हाथ उठाइएगा जरा. यस. और अब हम कह रहे हैं हमारे बच्चे आज ऐसे क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी 3 टाइम खाना नहीं बना रही है उनके लिए. उनकी मम्मी कहती है क्लिक करो, ऑर्डर करो, आ जाएगा. This is where society is changing.
दिस इज़ वेयर सोसाइटी इज़ चेंजिंग। और फिर जब वो चेंज हो जाती है, हम कहते हैं अब समाज को कैसे ठीक करें। अभी भी समाज को नहीं ठीक करना है, सिर्फ अपने घर को ठीक करना है, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। इतना धन कमाया कमाया, विच इज़ फाइन, लेकिन अपने घर के लिए खाना बनाने का ही टाइम नहीं मिला, तो फिर वो धन कमाना भी सार्थक नहीं रहेगा। दैट इज वाई वी हैव टू बैलेंस आवर लाइफ्स। बट हमें एक कंपैरिजन आया, हमने कहा वो सारा दिन काम करते हैं, हमें भी सारा दिन काम करना है, विच इज ऑल्सो फाइन, सारा दिन काम करना है, लेकिन फिर वो खाना बनाने वाला जो रोल था वो कौन प्ले करेगा। तो हमने कहा हमारे पास पैसा है, कोई और कर लेगा। जिसने पैसे कमाने के लिए खाना बनाया, उसकी वाइब्रेशन क्या मदर जैसी सेम हो सकती है? हो सकती है, unless somebody is like family for you and is living in your house like family। लेकिन फिर भी उनकी मन की स्थिति और उनके संस्कार खाना खाने वालों पर प्रभाव डालेंगे, आपके नहीं।